सर, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी जो तेज है, इस बीच एआईएमआईएम की दावते इफ्तार में सियासी हलचल जो है वो तेज कर दी है। पटना में ही हम देखें तो एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तर उलेमान, उनके घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें आरजेडी और जेडीयू के नेताओं की मौजूदगी ने नए समीकरण की जो अटकल है उसको बढ़ा दी थी और सीमांचल की राजनीति में प्रभाव जो एआईएमआईएम का है। तो क्या राज्यसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका की तलाश है? क्या इफ्तार की ये सियासी नजदीकी आने वाले मतदान में क्रॉस वोटिंग की जो बात चल रही है इतने दिनों से, क्या उसका कोई संकेत है? क्योंकि जिस तरह से अभी हमने देखा, कल ही आईपी गुप्ता ने ये बात कही कि क्रॉस वोटिंग जो है वो हो सकती है और एक सीट जो महागठबंधन की है वो तय है। ऐसे में इफ्तार पार्टी का आयोजन और सत्ता और विपक्ष दोनों की नजर अब एआईएमआईएम के अगले कदम पर टिकी हुई है। एक बात तो स्पष्ट है कि एआईएमआईएम बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के लिए किंग मेकर और प्रेशर ग्रुप दोनों के तौर पर स्थापित हो चुकी है। एआईएम की जो महत्वता है वो इस बात से साबित होती है कि बिना उसके न किसी का खेल बन सकता है, न किसी का बिगड़ सकता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज की तारीख में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम किसी के लिए है तो महागठबंधन के लिए है। अगर महागठबंधन को बिहार की राजनीति में पुनर्जीवित करना है खुद को, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बेबी स्टेप ही सही, बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर एआईएमआईएम को वो अपने साथ साथ लाने में कामयाब हो पाते हैं तो। और ये सब कुछ निर्भर करता है तेजस्वी यादव पर। अगर तेजस्वी यादव खुले मन से चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो शायद सौदा हो सकता है। मैं सौदा इसलिए कह रहा हूं कि ये राजनीतिक सौदेबाजी है। एआईएमआईएम कोई नेचुरली आरजेडी की ओर झुकी रहने वाली पार्टी तो है नहीं, और एआईएमआईएम के पास भी गेन करने के लिए बहुत कुछ है। इसको सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए, कैनवास थोड़ा छोटा हो जाता है। इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए। राष्ट्रीय स्तर स्तर पर अगर एआईएमआईएम का कोई राज्यसभा में चला जाता है तो स्थिति क्या होगी? यह देश के इतिहास में पहली बार होगा कि एआईएमआईएम का कोई सदस्य राज्यसभा में होगा। ये बहुत बड़ी घटना होगी। दूसरी बड़ी घटना ये होगी कि जिस एआईएमआईएम को आप अछूत समझते हैं, अछूत कहते हैं, यानी महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक, जो कुछ भी उसको आप कहिए, वो लोग एआईएमआईएम को उस तरीके से एंटरटेन नहीं करते हैं, अपने साथ लाते नहीं हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भी देखा गया था कि ढोल नगाड़े के साथ एआईएमआईएम के लोग दरख्वास्त लेकर के गए थे राबड़ी आवास पर कि मुझे भी महागठबंधन में रख लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, लेकिन उस बात को लेकर के लालू परिवार तैयार नहीं हुआ था, महागठबंधन तैयार नहीं हुआ था, और एआईएमआईएम ने जो सीमांचल के इलाके में खेल किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। तो ये पहली बार होगा कि एआईएमआईएम को राजनीतिक स्वीकार्यता अन्य दलों से मिल जाएगी। जो अभी तक पूरे देश में अलग थलग पड़ी हुई अकेले चुनाव एआईएमआईएम लड़ती है, कुछ वोट लाती है, कुछ हिस्सों में वोट लाती है, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाती है। यहां से रास्ता खुलेगा एआईएमआईएम का, जहां से कांग्रेस भी एआईएमआईएम की ओर देखने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी ये देखने की कोशिश करेंगे, संभावना टटोलेंगे कि क्या एआईएमआईएम के साथ हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। यहां से अगर रास्ता खुल गया तो एक सबको पता चल जाएगा कि एआईएमआईएम को कैसे मनाना है, कैसे उनसे बातें करनी है, कैसे डील करनी है। और अगर एआईएमआईएम का कोई व्यक्ति राज्यसभा में जाता है तो यकीन मानिए उसमें सभी बैठेंगे, कांग्रेस के लोग भी बैठेंगे, वाम दल के लोग भी बैठेंगे, उसमें आरजेडी के लोग भी बैठेंगे। और अभी एआईएमआईएम का अगर राज्यसभा में जाता है तो बात पश्चिम बंगाल की भी होगी। वाम दल पश्चिम बंगाल के शर्त पर भी डील करेंगे कि वहां हमारे साथ आप गठबंधन कर लीजिएगा। ऐसा है कि छोटे मोटे पार्टियों के साथ तो एआईएमआईएम गठबंधन करती ही है, तो करने में पश्चिम बंगाल में उनको वाम दलों के साथ गठबंधन करने में फिर कोई गुरेज नहीं रहेगा। कांग्रेस भी कहेगी कि ठीक है, बिहार में आपको हमने समर्थन किया था ना, आपको राज्यसभा भेजा ना, तो आप मुझे विभिन्न राज्यों में समर्थन करिए, अलग अलग राज्यों में परिस्थितियों के हिसाब से। तो ये एक रास्ता खुलेगा एआईएमआईएम के लिए। बिग डील होने वाला है एआईएमआईएम के लिए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का धब्बा लगा हुआ है ओवैसी पर और उनकी पार्टी पर, वो धुल जाएगा कायदे से। इसके बाद वो पाक साफ वॉशिंग मशीन में धुले हुए नजर आएंगे और उन पर जो हमलावर होते हैं ना विपक्षी पार्टियां, खास करके कांग्रेस, आरजेडी जैसी पार्टियां, वो लोग शिथिल पड़ जाएंगे। तो कैनवास बहुत बड़ा हो जाएगा। ओवैसी ना मास्टर स्ट्रोक चलने की स्थिति में है।
और ये 5 सीट जो है ना बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत छोटा नजर आ रहा होगा कि अपना क्या है, अपना तो 5 सीट है, लेकिन ये 5 सीट नहीं है। ये बहुत राजनीति, नई राजनीति की धार है जो हाथ में आ गया है ओवैसी के। और इसके बाद पूरे सिस्टमैटिक तरीके से चीजें बनती हुई नजर आएंगी। और अगर एनडीए के पक्ष में झुक जाता है एआईएमआईएम, तो भी एक नई बहस फिर से शुरू हो जाएगी, या उन लोगों को कहने का एक मौका मिल जाएगा कि हम लोग तो कहते थे ना कि ये एआईएमआईएम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, सही साबित हो गई। तो यहाँ से दो रास्ते हैं, दो रास्तों पर खड़ा एआईएमआईएम है, या फिर न्यूट्रल हो जाए। तो न्यूट्रल होने की स्थिति में एआईएमआई क्या गेन करेगी, मुश्किल है। आरजेडी ये शर्त रख रही है कि हिना साहब को आप भेज दीजिए, मुस्लिम कार्ड खेलने का प्रयास आरजेडी कर रही है, लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जिस एआईएमआईएम को मैं जानता हूँ, या बिहार में उसकी जो राजनीतिक पैठ है, उसके हिसाब से वो कभी भी दूसरे दल के मुस्लिम नेता को नहीं स्वीकार करेंगे। हो सकता है कि आरजेडी अगर किसी यादव को प्रस्तुत करे तो वहां वो स्वीकार कर लें, लेकिन महागठबंधन के किसी अन्य दल के मुस्लिम नेता को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है एआईएमआईएम को, क्योंकि जड़ें वही है ना, उसी आधार पर उनकी राजनीति खड़ी हो रही है कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े पैरोकार हैं। और दूसरी पार्टियों में अगर वो फिर से मुसलमानों को खड़ा करने लगेंगे तो फिर इनको कौन पूछेगा। इसी बात से ये 5 सीट हासिल करने में कामयाब हुए थे सीमांचल के इलाके में। आरजेडी और कांग्रेस की जड़ों को खोद करके ही, जो मुस्लिम राजनीति ये लोग किया करते थे, उनकी जड़ों को खोद करके ही एआईएमआईएम ने अपने लिए सफलता अर्जित किया है। तो ऐसी स्थिति में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि एआईएमआईएम आरजेडी के किसी मुस्लिम कैंडिडेट के लिए मान जाए, आरजेडी के अन्य कैंडिडेट के लिए मान जाए, अलग बात है। और सबसे बड़ी संभावना जो बनती हुई यही दिख रही है कि एआईएमआईएम को तोहफे के तौर पर महागठबंधन के लोग राज्यसभा की सीट दे देंगे, और उससे देश भर में एक नया नैरेटिव सेट होगा। क्योंकि आज की तारीख में ओवैसी से बड़ा मुसलमानों का कोई नेता नहीं है जिसका कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूछ हो, वैसा कोई वॉइस नहीं है। किसी क्षेत्रीय पार्टी में भी आपको, कांग्रेस में भी ढूंढ लीजिए, कोई मुसलमान नेता है क्या जो ओवैसी का के कद का हो? नहीं है। क्षेत्रीय छत्रप भी खत्म हो चुके हैं। बिहार में स्पेस क्यों मिला ओवैसी को? बिहार में ओवैसी को स्पेस इसीलिए मिला कि यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों में मुसलमान नेताओं का भारी अकाल हो गया। साहबुद्दीन, तस्लमुद्दीन जैसे कद का कोई नेता आरजेडी के भीतर नहीं बचा। अब्दुल बारी सिद्दीकी नेपथ्य में चले गए। कांग्रेस के पास पुराने नेताओं के थोक भाव में मार्केटिंग करने वाले नेता हैं, बाजार है कांग्रेस के भीतर मुसलमान नेताओं का, लेकिन नए नेताओं की आमद नहीं है, और पुराने नेताओं से मुसलमान कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये तारिक साहब को, जो कि एनसीपी में थे, उनको पुनर्वापसी कराया कांग्रेस ने अपनी राजनीति को सीमांचल में जिंदा करने के लिए, फिर भी रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए भी सोचने वाली स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जो पूरे देश भर में, बिहार के साथ साथ मुसलमानों के सिरोधार्य नेता ओवैसी बनकर के उभरे हैं, उनके सहयोग से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक मजबूत स्थिति में चला जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर यहाँ एआईएमआईएम को नाराज कर देते हैं कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, इंडिया ब्लॉक के लोग, तो यकीन मानिए पूरे देश भर में ओवैसी और बड़ा नुकसान करेंगे। अगर अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते हैं ओवैसी, किसका नुकसान करेंगे बताइए? कांग्रेस का ही करेंगे ना, वाम दलों का ही करेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी का वोट तो खींचेंगे नहीं। और अगर यहाँ राज्यसभा में बिहार से उनको एक सीट दे दिया जाता है, तो फिर मामला कुछ इस तरीके से होगा कि कहने के लिए शब्द हो जाएंगे कांग्रेस के पास, वाम दलों के पास, कि देखिए भाई, इनको मैं मदद करता हूं, लेकिन ये हमारी राजनीति में सेंधमारनी करने की कोशिश करते हैं।